हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे थे स्टूडेंट्स की हम लोग क्या कर रहे थे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 2016 वाला पेपर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें पहले सेट में मैंने आई थिंक 50 क्वेश्चन कवर किए थे, फिर उसके दूसरे में 40 किए थे और अभी जो 30 क्वेश्चन बचते हैं इसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो फिर मैं आपको पेडागोजी वाला जो पेपर है उसको भी मैं देख रही हूँ कि आपको उसको एक बार मैं थोड़ा सा दिखा दूँगी उसके क्वेश्चंस कि किस लेवल के होते हैं। और नहीं तो फिर देखेंगे कभी और उसके लिए थोड़ा सा जब एग्ज़ाम्स और नज़दीक आएंगे तो पीवाई पेडागोजी वाला सेशन हम लोग बाद में कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी बायो पे फोकस करते हैं और देखते हैं आज 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 91 इज आस्किंग अबाउट द हाईलाइन कैप। हाईलाइन कैप बताना है हमें सीडोपोडियम का अमीबा में। तो देखो, अगर आपने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा हुआ है तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और फिर ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स वगैरह इस तरीके से पड़े होते हैं और भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं इसकी। तो इसकी ये जो सीडोपोडिया वाला जो फॉर्मेशन होता है ना, इसके सीडोपोडिया पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सीडोपोडिया की अगर बात की जाए तो बेसिकली 4 टाइप्स के सीडोपोडिया होते हैं। जो अमीबा का जो सीडोपोडिया का फॉर्मेशन जो होता है, ये जो ऐसे फुट लाइक स्ट्रक्चर जो इसका निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। तो इसके जो सीडोपोडिया है इसको हम लोग इसका एक पर्टिकुलर नेम है। इसके सीडोपोडिया को बोला जाता है लोबोपोडिया। तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और भी तरीके के होते हैं, फिलोपोडिया होता है, रेटिकुलोपोडिया होता है, एक्सोपोडिया होता है, बट लीव इट, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो सीडोपोडिया होता है इसके ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर सा बनता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाईलाइन कैप बोलते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? ये हाईलाइन कैप कहलाता है। और ये जो हाईलाइन कैप बनता है ये किससे बनता है? तो ये एक्टोप्लाज्म से बनता है। ठीक है, तो 91st क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ओविलिया मेडुसा जो है वो उनका कैसा होता है बिहेवियर? ओमनीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, इस तरीके से। तो दे आर कार्निवोरस। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम राना टिग्रीना, यानी कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग्स किस में आते हैं? एम्फीबियंस। तो एम्फीबियन में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 10 पेयर्स होती हैं। तो एक बार यहाँ पे ये भी चीज़ देख लो कि देखो, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं इन एन एमनियोट्स, एन एमनियोट्स जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसमें 10 पेयर्स आ जाता है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एन एमनियोट्स में आ जाते हैं हमारे फिशेस और एम्फीबियंस आ जाएंगे। ठीक है, एम्फीबियंस हो जाएंगे इसमें। और एमनियोट्स की बात करते हैं तो एमनियोट्स में हमारे 12 पेयर्स होती हैं, देखने को मिलती हैं। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आ जाएगा यहाँ पे रेप्टाइल्स, एव्स यानी कि बर्ड्स, और मैमल्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, काइंडली नोट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 94, बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस की बॉडी कैविटी कैसी होती है? स्यूडोसील, वो सब कैसे होते हैं? एस्कैरिस यानी कि राउंड वॉर्म्स कैसे होते हैं? हमारे स्यूडोसीलोमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 इज आस्किंग अबाउट द राना टिग्रीना बिलोंग्स टू द ऑर्डर। ऑर्डर हमें बताना है यहाँ पे। तो राना क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि राना टिग्रीना बिलोंग्स टू द ऑर्डर, किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो एम्फीबिया क्लास जो है सब क्लास, उसमें 3 ऑर्डर्स आते हैं बेसिकली। ठीक है, 3 ऑर्डर्स आते हैं। जिम्नोफियोना है, इसको हम लोग एपोडा भी कहते हैं, यूरोडेला या फिर कॉडेटा आता है, और तीसरा है साइलियंसिया या फिर इसको एन्यूरा कहते हैं। जिम्नोफियोना या एपोडा, एपोडा का होता है ए मीन्स एब्सेंट, पोडा मीन्स फुट या लेग। इसमें कोई फुट वगैरह नहीं होता है, लिम्बलेस होते हैं, ब्लाइंड वॉर्म्स कहलाते हैं, यानी कि वॉर्म लाइक होते हैं ये। और स्कल रूफ्ड विद बोन होती है जी, इसीलिए इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल देम सिसिलियंस। ठीक है, इनको हम लोग सिसिलियंस भी कहते हैं। और मेल है कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है और साथ ही साथ पेरेंटल केयर भी शो करता है। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में आ जाएगा आपको इक्थियोफिस और यूरोटाइफस आ जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर जो आता है यूरोडेला या फिर कॉडेटा, इसका यूरो ही होता है टेल। ठीक है, तो टेल प्रेजेंट है यहाँ पे। कॉमनली कॉल्ड, इनको कॉमनली और किस नाम से जाना जाता है? न्यूट्स या सेलेमेंडर वगैरह,
इसी ऑर्डर में आ जाते हैं, इसीलिए ये ऑर्डर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। अब इसमें होता है क्या है, टेल प्रेजेंट होती है, स्किन डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्केल नहीं होता है, स्किन होती है, टिम्पैनम एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ में नोट कर लीजिए, टिम्पैनम जो है यहाँ पे वो क्या है, एब्सेंट है। लेकिन इस केस में क्या होता है, टिम्पैनम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नो कॉपुलेटरी ऑर्गन, यूरोडेला में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में आ जाएगा एम्बाइस्टोमा, जिसको टाइगर सैलामेंडर भी कहते हैं। इसके लार्वा की बात करूँ तो एक्सोल्टल लार्वा होता है, ठीक है। ट्राइटोन आ जाता है, ट्राइट्यूरस आ जाता है, एम्फ्यूमा इसी में आ जाएगा, प्रोटियस आ जाएगा, नेक्ट्यूरस आ जाएगा और साइरेन आ जाएगा इसी में। और साइलेंसिया या फिर एन्यूरा की बात करें तो ए मीन्स क्या होता है, एब्सेंट, यानी कि, और एब्सेंट क्या है, टेल एब्सेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यूरोडोला में टेल प्रेजेंट है, यहाँ पे टेल एब्सेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे टिम्पैनम जो है वो टिम्पैनम प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें देखो एग्जांपल्स में टोड्स एंड फ्रॉग्स सारे आ जाते हैं, नोटोट्रिमा आ जाएगा, एलाइड्स, बफो वगैरह, ये सारे जो है वो इसी में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर है वो आंसर क्या निकल के आता है आपका, एन्यूरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी इसमें टोड या फ्रॉग के लार्वा की बात करें तो टैडपोल लार्वा होता है, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि फ्रॉग और टैडपोल में क्या डिफरेंस है, तो फ्रॉग यानी कि राना टिग्रीना हो जाएगा और टोड यानी कि बफो हो जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा बेसिक्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट फ्रॉग क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रॉग क्या है, राना टिग्रीना इंडियन बुल फ्रॉग है, नोटोट्रिमा क्या है, मार्सुपियल फ्रॉग है, हाइला ट्री फ्रॉग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है कि द बरो ऑफ रैबिट, रैबिट का जो बरो होता है यानी कि जिस मतलब घर में वो रहता है जो खुद से बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो वॉरेन कहलाता है, ठीक है। वॉरेन बफे ऐसे है ना एक नाम, तो आप वॉरेन बरो से याद कर सकते हो इसको रैबिट के लिए। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड बरोज को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉरेन बोलते हैं, ठीक है। और रैबिट के मतलब जो जैसे फिश पालते हैं ना तो पिसिकल्चर होता है, सेरिकल्चर, उसी तरीके से इसको क्यूनिकल्चर बोलते हैं, CUNICULTURE, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो क्या होगा आंसर आपका, क्यूनिकल्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। 97 इज आस्किंग अबाउट द विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन एप्स, एप्स में जो है वो किस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन, कोरियोनिक प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। 98 इज आस्किंग अबाउट द सेलेक्ट पेयर, आपको यहाँ पे सेलेक्ट पेयर बताना है, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन, गलत है। प्रोस्टेट ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या दे रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, यस। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा है कि इन चिक में एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये सारी चीज़ें डिटेल में। तो रेस्पिरेशन में कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, एलेंटोइज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा है कि इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के जाइगोट में जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो क्लीवेज कैसा होता है, तो वो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, कह रहा है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो थायरोक्सिन, सोमेटोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर इजीली क्या मिल जा रहा है, सोमेटोट्रोपिन हो जाएगा। अब इसी बात पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हार्मोन्स को। तो देखो हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो हाइपोथैलेमस से हमारे मतलब जो डिसेंड होता है वो क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी क्या है, हमारी मास्टर ग्लैंड है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे बेसिकली मतलब 6 हार्मोन्स ही मानते हैं, वैसे मैं तो 9 मान रही हूँ, क्योंकि देखो 3 तो मतलब जो रिलीज, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिसमें रिलीजिंग है तो साथ साथ इनहिबिटिंग भी है, ठीक है। बाकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे 2 ही हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच या वेसोप्रेसिन, ठीक है। तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो रिलीजिंग में सबसे पहला हमारा ग्रोथ हार्मोन ही आ जाता है, जो कि क्या है, सोमेटोट्रॉप्स, या जिनको सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं। अब इसी के एंटागोनिस्ट यानी कि इनहिबिटरी क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोमेटोस्टैटिन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। सोमेटोट्रॉप्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, मतलब ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, और सोमेटोस्टैटिन क्या है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं। फिर पीआरएल की बात करते हैं, प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन जो है वो ग्रोथ
मतलब रिलीजिंग हार्मोन है, और इनहिबिटिंग में इसी का PRL का आ जाएगा। एंटागोनिस्ट क्या है, डोपामीन हो जाएगा। फिर MSH आ जाएगा। MSH रिलीजिंग हार्मोन में क्या आता है हमारा, मेलानोसाइट होता है, और MSH इनहिबिटिंग की बात करते हैं तो मेलानिन हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है ये चीज़। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जिसको हम लोग ACTH कहते हैं। और फिर आते हैं हमारे GnRH, उसमें आ जाते हैं गोनाड्स में FSH और LH हो जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, कह रहे हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सबको पता है प्रोलैक्टिन। और इनहिबिशन की बात करेंगे, लैक्टेशन इनहिबिशन के लिए, मतलब प्रोलैक्टिन का इनहिबिशन क्या है, तो क्या होगा आपका आंसर, डोपामीन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, फंजाई यूज्ड इन मैचुरेशन ऑफ चीज़। चीज़ की मैचुरेशन के लिए पेनिसिलियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन। नेक्स्ट है 104, द टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, कह रहे कि पीस ऑफ वुड स्वेल्स, एक लकड़ी का टुकड़ा फूल जाता है। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन वाटर, जब उसे पानी में मतलब डाल देते हैं या पानी में पड़ा होता है, तो वो किस वजह से होता है, इम्बाइबेशन की वजह से होता है। तो 105 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, कह रहा है कि स्टोमेटा रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ लीफ। मतलब स्टोमेटा जो है रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ही क्या है कि सिर्फ ओनली, ठीक है, ओनली इसका कहने का मतलब है, लिखेगा नहीं यहाँ पर, ये देखो हिंदी मीडियम में लिखा हुआ केवल रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लोअर सरफेस, तो वो क्या हो जाएगा, पोटैटो टाइप होगा, ओट टाइप होगा, वाटर लिली टाइप होगा, या फिर मलबरी टाइप होगा। तो इसको समझने के लिए मतलब थोड़ा सा आप एक बार इसके साथ वाली जो चीज़ें हैं उसको भी देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। बाकी इसका आंसर जो है वो फोर्थ होगा। ठीक है, मलबरी टाइप में, मलबरी टाइप में एप्पल टाइप जो होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, मतलब इसमें स्टोमेटा जो है वो ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस, मतलब लोअर सरफेस पे ही ज़्यादा होते हैं। तो ये देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे मतलब स्टोमेटा जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला वाला होता है जो है एप्पल या मलबेरी टाइप। इसमें क्या है, स्टोमेटा इज हाइपोस्टोमेटिक। हाइपो मतलब स्टोमेटा ओनली ऑन लोअर सरफेस, कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली ऑन लोअर सरफेस पर है। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस या लोअर सरफेस कह सकते हो। तो इसके मतलब एग्जाम्पल्स की बात करें तो एप्पल, मलबरी, पीपल और बनियान। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। ये कभी आपसे पूछ ले कि हाइपोस्टोमेटिक टाइप के स्टोमेटा जो है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होना चाहिए, एप्पल मलबरी टाइप, और एग्जांपल्स ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड है पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप का मतलब है स्टोमेटा यहाँ एम्फीस्टोमेटिक होते हैं। एम्फीस्टोमेटिक का मतलब एम्फी वर्ड ही बोथ साइड के लिए है। ठीक है, ये इसको एनाइसोस्टोमेटिक कहते हैं, यानी कि मोर ऑन लोअर सरफेस। लेकिन इसमें भी बात ये होती है कि मैक्सिमम जो होते हैं वो मतलब कि लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ओनली था, मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग रही थी कि सिर्फ तुम्हें लोअर एपिडर्मिस पर ही या लोअर सरफेस पे होना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस जो है वहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि विंटर्स में जितनी सब्जियां होती हैं वो सब पोटैटो टाइप ऐसे याद कर लो, क्योंकि विंटर्स में पोटैटो होता है, पोटैटो के साथ टोमेटो हो जाएगा, सनफ्लावर भी उसी टाइम में, बीन्स वगैरह। तो ये सारी किस में आ जाएंगी, ये पोटैटो टाइप में आ जाती हैं। मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ, बाकी ये चीज़ ध्यान रखना है, एम्फीस्टोमेटिक होते हैं लेकिन फिर भी मोर ऑन लोअर सरफेस होता है, और एप्पल मलबरी में रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस था ये चीज़। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओट टाइप। ओट टाइप तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा, ओट यानी कि क्या है, मोनोकॉट है, यहाँ पे आइसोस्टोमेटिक टाइप देखने को मिलता है, तो ओट और मेज़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं। चौथा वाला है ये वाटर लिली टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एपीस्टोमेटिक, एपीस्टोमेटिक कहने का मतलब है स्टोमेटा सिर्फ ओनली ऑन लोअर एपिडर्मिस। तो दो ही हैं जो अच्छे से याद करने वाले हैं, एप्पल, एप्पल मलबरी वाला उसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस पे होगा, और वाटर लिली टाइप ये जो है इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अपर एपिडर्मिस पे होगा, क्योंकि एज द नेम इंडिकेट एपीस्टोमेटिक मतलब अपर सरफेस पे। तो जो पानी में रहने वाले जितने हाइड्रोफाइट्स हैं, मोस्टली वाटर लिली में निम्फिया हो गया, नीलम्बो वगैरह, हाइड्रोफाइट्स जितने भी हैं, इन सबों में आपको क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके का स्टोमेटा देखने को मिल रहा है, एपीस्टोमेटिक या वाटर लिली टाइप का। ठीक है,
नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, इंपॉर्टेंट है ये भी, पोटेमोजिटोन टाइप। तो इसका मतलब ही ये है कि ये जो स्टोमेटा है यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल है। और पोटेमोजिटोन का एग्जांपल की बात की जाए तो पोटेमोजिटोन और हाइड्रिला ये दोनों आ जाएंगे, जिसमें क्या है स्टोमेटा मतलब कि नॉन फंक्शनल है। फिर लास्ट वाला आता है सेकेंड स्टोमेटा। सेकेंड स्टोमेटा है मतलब कि स्टोमेटा इज डेडली सीटेड इन एपिडर्मिस, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो जितने भी हमारे जीरोफाइट्स हैं वो सारे कैसे हैं, सेकेंड स्टोमेटा। ठीक है, तो दो ही कंडीशंस याद करनी थी, ओनली ऑन लोअर एपिडर्मिस पे क्या था एप्पल मरवली, ओनली ऑन अपर एपिडर्मिस पे वाटर लिली टाइप, और एम्फीस्टोमेटिक में पोटैटो यानी कि विंटर वाली जितनी सारी सब्जियां हैं, और ओट वाले तो क्या है मोनोकोट वाले आ ही गए जो आइसोस्टोमेटिक टाइप आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे सारे बाकी क्लियर हो गए ना, पोटैटो टाइप, ओट टाइप, वाटर लिली टाइप, मलबरी टाइप। अब तुम यहाँ पे इनके खुद से लिख के देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मतलब तुम्हें समझ में आया या नहीं। साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है तो सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट है 108, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में कहाँ पे होता है तो स्ट्रोमा में होता है। और अगर मैं पूछूँ आपसे कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है तो लाइट रिएक्शन आपका कहाँ पे हो जाएगा, ग्रेना में हो जाएगा। नेक्स्ट है 109, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड नास्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे नॉट की बात कर रहे हैं तो एपिनास्टी हो जाएगा। ठीक है, बाकी फोटोनास्टी मतलब जो बाहर के किसी उससे स्टिमुलस के द्वारा, फोटोलाइट हो जाएगा, थर्मो टेम्परेचर हो जाएगा, सिस्मो टच हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज। बर्ड स्पीशीज कौन सी है जो ग्लोबली थ्रेटेंड है यानी कि संकटापन्न है, तो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, अगेन ये इकोलॉजी से है और इंपॉर्टेंट समिट्स जितनी भी हुई हैं इकोलॉजी में मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सारी एक जगह लिख लो और उनको याद कर लो अच्छे से। द 20th सीजन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है दिसंबर 2014 में वो कहाँ पे हुई थी तो वो लीमा पेरू के अंदर कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट है 113, विच टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ डाटा इज कॉमनली यूज फॉर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाई चार्ट्स का यूज़ करते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैट्स अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट है 114, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने खोजा था, नोल एंड रस्का ने खोजा था। ये पेपर मतलब ये क्वेश्चन MPPSC और इन सब पेपरों में भी मतलब आ चुका है ऑलरेडी, उसमें भी था शायद झारखंड वाले में भी मैंने देखा था। नेक्स्ट है 115, कह रहा है कि विजुअलाइजेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट इज डन आफ्टर स्टेनिंग DNA विद, तो क्या होता है थीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है किसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग सेंट्रीफिकेशन, जब हम सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो विच सेल ऑर्गेनल विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। मतलब वो बहुत टाइम कौन से सेल ऑर्गेनल को लगेगा, डेफिनेटली जिसका साइज ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस हो जाएगा, सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने जो MCQs में करवाती हूँ ना उनको स्किप मत किया करो, डेफिनेटली दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स वाई आई विल कैरी सच टाइप ऑफ सेशंस। ओके, तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ अभी भी टाइम है, तुम जा करके उन क्वेश्चंस को एक बार मतलब बस तुम्हें एक बार देखना है और ये मतलब पता करना है। मे भी शायद तुम्हें आता हो आंसर, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं तुम्हें सारे ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर मैंने 40-50 क्वेश्चंस कंटिन्यू किए हैं तो ऐसा नहीं कि तुम्हें सारे नहीं आते हैं, बट हाँ फ्यू क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिनका आंसर हमें भी नहीं पता होता है, तो एटलीस्ट तुम्हें एक वहाँ से बिफोर एग्ज़ाम एक रैंडम आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117, सेफाडेक्स जेल। सेफाडेक्स जेल जो है ये कॉमनली यूज्ड इन, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, सो इट इज़ यूज्ड इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से है, टूल्स एंड टेक्निक्स वाले से है, तो ये टॉपिक भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब वो कैरी कर रहा है। स्टैटिक्स वगैरह हो गया, ये हो गए, ये सारे क्वेश्चन, ये टॉपिक्स मतलब ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर हाल में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप दीज थिंग्स। तो यहाँ पे देखो सेफाडेक्स जेल जो है ये कॉमनली यूज़ करते हैं इसको साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, बाकी दूसरा तो मतलब जो तुम्हें ऑप्शन में मिला जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
बाकी क्या है, इट इज़ यूज टू सेपरेट माइक्रोमोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज, ठीक है। सेफाडेक्स क्या है, इज अ क्रॉस लिंक्ड डेक्सट्रेन जेल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट्स दैट आर अटैच्ड बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है। सेफाडेक्स इज यूज इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जैसे कि इंक्लूडिंग प्रोटीन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो दो चीज़ें और पता चली, प्रोटीन क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। बाकी सेफाडेक्स इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सेफाडेक्स इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि लार्ज, मतलब जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं साइज के बेसिस पे उनको सेपरेट किया जाता है। बाकी इट इज़ ऑल्सो यूज इन द कॉलम्स एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। साइज ऑफ द जेल बेस्ड और मेश साइज अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन। तो ये क्वेश्चन अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, कह रहे हैं कि इन एसडीएस पेज, ठीक है, एसडीएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडिकाइल सल्फेट, प्रोवाइड एन ओवरऑल, कौन सा चार्ज वो प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स पे। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, खुद बताओ सोच के। तो ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 119, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एथनोलॉजिस्ट। एथनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एथनोलॉजिस्ट जो किस पे काम करते हैं। एथनोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि मतलब इज अ सोशल साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट होते हैं हु स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसेस एंड पीपल्स के बारे में। एथनोलॉजिस्ट आर anthropologists who specialize in their study of ethnologies. Ethnology is the study of different cultures and societies and their relationship among them, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है वो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर। ये जो है ये एथनोलॉजिस्ट नहीं है, बाकी सारे के सारे के लॉरेंज, कार्ल वॉन फ्रिश और निको टिनबर्गन, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे फेमस एथनोलॉजिस्ट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज लिस्टेड इन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसमें से कौन सी साइट जो है उसको शामिल किया गया था। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 120 का। इसमें से देखो केवलादेव कहाँ पे है, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर, महादेव डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो वैसे नाम से तो क्या लग रहा होगा, सारे के सारे राजस्थान में ही है, लेकिन इसमें से जो शामिल किया गया है यही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 120 का फर्स्ट हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये होते हैं हमारे 120 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं इसी के साथ में, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका जनरल पे मतलब पीडोलॉजी वाला सेक्शन देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं तुम्हें करवा दूँगी। बाकी आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है तो इसीलिए आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे नया पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक इसको अच्छे से देखो, अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके का या फिर कुछ मैंने गलत ही बता दिया है तो आप मुझे वहाँ पे करेक्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि जैसा कि मतलब सुनने में आ रहा है कि जो भी डेट वगैरह है वो पोस्टपोन्ड हो गई है, मतलब बिकॉज ऑफ कुंभ एंड ऑल चीज़ें। तो आप ये मत सोचो कि हाँ चलो ठीक है थोड़े मतलब ढीले पड़ जाओ, ढीले नहीं पड़ना है। जैसे तुम मान लो डेली के तुम 8 घंटे पढ़ रहे थे, 6 घंटे पढ़ रहे थे, तो तुम उसको मतलब 5 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, चीज़ों को थोड़ा सा स्लोली पढ़ो। बाकी मेरा तो यही मानना है कि आप जितना आराम से पढ़ोगे, जितना चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपके माइंड में देर तक रिटेन रहेंगी चीज़ें। और कॉन्सेप्ट पे काम करो अभी आप, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि भागने से अच्छा है आपने पढ़ लिया है, अब आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, अपने क्वेश्चंस को मैक्स टू मैक्स टाइम दो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।